Hi Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. विंग ने लैन ई और लैन कुरैन को ना सिर्फ सही शब्दों में जवाब दिया था बल्कि आज उन्हें उनकी क्लियर औकात और जगह भी दिखा दी थी, जिसे सुनकर लैन ई और लैन कुरैन के पास भी कोई भी जवाब नहीं था। इसलिए वो भी विंग के कैबिन से अपने मुंह को लटकाते हुए बाहर आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को याद कर रहा था, पर वांगशियान की वजह से वो अभी विंग के बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रहा था। उसे बस अब विंग की याद आ रही थी। उसे विंग अपने पास तो चाहिए था, पर कैसे, इस सवाल का जवाब वांगजी के पास नहीं था। ऊपर से अब वांगशियान उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका था, जिसे वांगजी को किसी भी हालत में संभालना था। वांगजी ऊपर से विंग के आज के बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा सोच में था, क्योंकि आज विंग ने वांगशियान से भी जैसे बात की थी, वांगजी ये क्लियरली समझ चुका था कि विंग अपने फेस पर जो मुस्कान कैरी कर रहा है वो हद से ज़्यादा खतरनाक है। उसके कानों में अब जियांग चैंग के वही वर्ड घूम रहे थे। उसने खुद को संभाल लिया क्योंकि उसे उसकी आदत है, पर तुम खुद को कैसे संभालोगे? सच था, विंग ने एक ही रात में सब चीज़ों से मूव ऑन कर लिया था और आज वो फिर से इन सब के सामने एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड पर्सनैलिटी बनकर खड़ा था। पर इन सब का क्या? खैर, यही सोचते हुए फाइनली लंच टाइम हो चुका था और अब सारे के सारे कॉरपोरेशन के कैंटीन एरिया में थे और हर कोई बेसब्री से आज विंग का इंतज़ार कर रहा था। रीज़न भी था, कुछ लोगों को विंग का एटीट्यूड देखना था, तो कुछ लोगों को विंग की वो ब्यूटीफुल स्माइल और बाकियों को विंग का बिहेवियर देखना था। क्योंकि आज विंग सबसे मीटिंग हॉल में बहुत हंस के और पोलाइटली बिहेव कर रहा था, जो किसी को भी हजम तो नहीं हुआ था, पर कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। ऊपर से सबको ये भी पता चल चुका था कि लान वांगजी और लैन वांगशियान ये दोनों भी विंग के ऑफिस में जा चुके हैं और बाद में लैन कुरैन और लैन ई भी गए हैं। तो जब ये बात सबको पता चली थी तो सब यही सोच रहे थे, तो अब तो विंग पक्का स्ट्रेसफुल होगा। पर सामने का नज़ारा सुबह से भी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि विंग बहुत हैप्पीली मो शियानयू के साथ कैंटीन में एंटर कर रहा था। वो बहुत ब्राइट और लाउडली स्माइल कर रहा था और हद से ज़्यादा कूल दिख रहा था। सुबह की तरह अभी भी उसका लुक बिल्कुल वैसा ही था। पहले जब विंग यहाँ एंटर करता था तो हर कोई खामोश हो जाता था, इंक्लूडिंग विंग और उसके सारे बॉडीगार्ड्स और वर्कर्स भी। पर आज जब विंग यहाँ एंटर कर रहा था तो खुद मो शियानयू और विंग लाउडली बातें भी कर रहे थे, स्माइल भी कर रहे थे, जिस वजह से बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रहे थे। विंग सबको अवॉइड करते हुए, इवन वो वांगशियान को भी अवॉइड करते हुए सीधा जाकर अपने एक टेबल पे बैठ जाता है। वो उसी टेबल पे बैठा था जहाँ वो वांगशियान और सोंगलैंग बैठा करता था। विंग आज उस टेबल पे बिल्कुल अकेला था और उसके साथ फॉर अ चेंज आज मो शियानयू और उसके कुछ बॉडीगार्ड्स थे। विंग मो शियानयू के साथ साथ विंग के बॉडीगार्ड्स का जो हेड था वो भी वहाँ बैठा हुआ था। मो शियानयू एक बीटा है, पर वो जो गार्ड वहाँ बैठा हुआ था वो एक अल्फा था और वो भी विंग के और मो शियानयू के साथ साथ बातें कर रहा था। उन तीनों की बातों की, हंसी की आवाज़ पूरे एटमॉस्फेयर में घुल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ बाकी सबका ध्यान खाना छोड़कर सिर्फ उन तीनों की तरफ था। वांगशियान को भी अपने मदर को, या यूँ कहा जाए अपने बिग बेबी को, इतना लाउडली स्माइल करते हुए देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था और बहुत बुरा भी, क्योंकि पहले विंग की ये स्माइल सिर्फ वांगशियान के लिए थी। पहले विंग मुस्कुराता था तो सिर्फ वांगशियान के साथ, वो हंसता था, खेलता था सिर्फ वांगशियान के साथ। सिर्फ वांगशियान वो पर्सन था इस दुनिया में जो विंग को खुश करने की ताकत रखता था। वांगशियान को चोट लगे तो विंग पूरी तरह से परेशान हो जाता था, पर अगर वांगशियान उसे हंसता दिखे तो जैसे उसकी पूरी दुनिया मुस्कुराने लगती थी। पर आज
उसके बिग बेबी के दुनिया में उसका नामो निशान तक नहीं था। हाँ, विंग ने अभी तक वांगशियान से कोई भी ज़्यादा रूड बिहेव किया नहीं था, पर विंग अपनी बहुत सी बातों से वांगशियान को ये समझा चुका था कि अब वांगशियान की विंग की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है। विंग का ये बिहेवियर ऑब्वियसली वांगशियान के प्रति रूड था, पर जब इंसान लड़ते लड़ते अपने हक के लिए सबसे झगड़ते झगड़ते थक जाता है, तब वो एक वक्त पर आकर रुक जाता है और बस ये सोचता है कि जो वो सबको समझा रहा है, सबसे जिसके लिए लड़ रहा है, क्या वो चीज़ सच में उसकी है भी? क्योंकि अगर वो चीज़ उसकी ही है, या यूँ कहा जाए वो इंसान उसी का है, तो फिर उसके लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? और अगर वो इंसान या वो चीज़ उसकी है ही नहीं, तो फिर इतनी मेहनत करके, इतने एफर्ट्स डाल के लड़ना क्यों? यही अब विंग ने भी सोच लिया था। पहले वो वांगजी के लिए लड़ा था, ना सिर्फ खुद से बल्कि पूरी दुनिया से, इवन खुद वांगजी से भी। उसने भीख मांगी थी वांगजी के सामने अपने प्यार की, पर क्या मिला उसे? दर्द, धोखा, तकलीफ, और लास्ट में वो इस हद तक हताश हो चुका था कि वो मरने जा रहा था। और आज जब वो इतने सालों बाद इन सब के सामने आया है, तो फिर भी जिस बच्चे को बचाने के लिए उसने इतने हाथ पांव मारे, न जाने क्या क्या झेला, कितना दर्द सहा, उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया और उसे पूरी दुनिया बनाकर जीने लगा था, वो बच्चा जब उसे इतने बड़े वर्ड्स कह गया, तब विंग पूरी तरीके से हार चुका था। उसे अब सच में लग रहा था कि काश वो उस रात मर जाता, क्योंकि उसने ऑलरेडी वांगशियान को तो सेव कर ही लिया था ना। उसने ऑलरेडी शुयांग और शाओ शिनचैन को कॉल करके वांगशियान के बारे में बता ही दिया था। तो अगर वांगशियान बच जाता और वो मर जाता तो वही सही होता, क्योंकि ऑलरेडी अपने अल्फा थ्रू ठुकरा देने के बाद उसने खुद को इतना स्ट्रांग बनाया। किस लिए? अपने बच्चे का फिर से रिजेक्शन सहन करने के लिए। जिन वर्ड्स का मीनिंग तक वांगशियान नहीं जानता था, वो सारे वर्ड्स विंग ने सुने थे। भले ही वांगशियान उनका मतलब नहीं जानता था, विंग तो जानता था ना। वहाँ खड़ा हर एक इंसान वो तो जानता था ना। यही सब सोचते हुए विंग को बहुत बुरा लग रहा था, पर अचानक उसे एक चीज़ हिट हुई, और वो चीज़ थी जो उसका है वो उसके पास ज़रूर आएगा, और जो उसका नहीं है उस पर हक जताकर विंग सिर्फ खुद की एनर्जी लूज कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। ना तब वांगजी उसका था, ना आज वांगशियान उसका है। अगर वो दोनों पर्सन उसके है ही नहीं, तो क्यों वो अपनी ज़िंदगी को उन दो पर्सन्स के पीछे लगाए? क्यों वो उन दोनों पर्सन्स के लिए रोए, गिड़गिड़ाए और फिर से उन दोनों को भीख मांगे कि वो उसकी लाइफ में वापस आ जाए? क्या अगर आज विंग उन दोनों के सामने झुक भी जाएगा और वो लोग अगर उसकी लाइफ में वापस भी आ जाएंगे, तो क्या वो लोग सच में विंग के लिए आएंगे? क्या वो सच में विंग से प्यार कर पाएंगे, या सिर्फ विंग की लाइफ में वो इसलिए आएंगे क्योंकि विंग के लिए वो सिंपैथी फील करेंगे? नहीं, विंग उन दोनों की सिंपैथी नहीं चाहता। अब तो विंग वांगजी से प्यार भी नहीं चाहता, और अगर वो अपने अल्फा से प्यार की उम्मीद छोड़ चुका है, तो अपने बच्चे से छोड़ना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए? वो फिर से अपनी ज़िंदगी खड़ी करेगा, वैसे ही जैसे उसने 4.5 साल पहले की थी। वो फिर से अपने आप को मजबूत बनाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे उसने पहले किया था। वो फिर से जिएगा, लेकिन इस बार ना अपने अल्फा के लिए, ना अपने बच्चे के लिए। इस बार वो खुद के लिए जिएगा। ऐसा नहीं है कि विंग ने वांगशियान को पूरा छोड़ ही दिया था वांगजी के भरोसे। वो उस पर नज़र रखेगा, लेकिन एक लिमिट तक। विंग वांगशियान पर कभी भी अब अपना हक नहीं जताएगा, वो सिर्फ उसकी देखभाल करेगा दूर से। यही विंग, वांगशियान और वांगजी तीनों के लिए सही होगा। यही सोचते हुए विंग ने एक ही रात में अपने आप को टोटली चेंज किया था। उसने फिर से स्माइल किया था, क्योंकि अब उसे सिर्फ खुद के लिए जीना था, और वो खुद के लिए बिल्कुल हैप्पीली जीना चाहता था, जैसे वो पहले जिया करता था। पहले उसकी लाइफ में दर्द नहीं थे क्या?
पहले भी थे। मैडम यू के ताने, उनकी मार, दुनिया के अलग ताने, उनकी ह्यूमिलिएशन, हर चीज़ तो विंग ने ऑलरेडी सही थी ना। अब वो इन सब चीज़ों से गिव अप कर चुका था और सिर्फ खुद की खुशी के लिए जी रहा था। यही सोचते हुए विंग ने आज की सुबह एक नई तरीके से जीना स्टार्ट किया था। वही दूसरी तरफ सबको विंग का ये बिहेवियर वियर्ड लग रहा था, पर विंग अपने आप से बहुत आज सेटिस्फाइड फील कर रहा था और वो आज जो मुस्कुरा रहा था वो बिल्कुल जेन्युइन था। वो लोगों के लिए वियर्ड था पर उसके लिए जेन्युइन था। दुनिया का तो काम ही है हमें दुख देना, तो क्या हम जिंदगी भर दुनिया की वो बातें लेकर रोते रहे? घुट घुट कर जीने से बेटर है कि दुनिया गई भाड़ में ये सोचकर हैप्पीली जियो। खैर, ये फिलॉसफी विंग के तो पल्ले पड़ चुकी थी और वो सुधर भी चुका था, अपने सही ट्रैक पे आ चुका था और अपनी जिंदगी फ्रीली जीना स्टार्ट कर चुका था। पर विंग की ये फ्रीडम किसी और के लिए घुटन बन रही थी। ऐसे ही वो पूरा वक्त बीत गया। विंग सबसे हैप्पीली बातें कर रहा था, वही वांग जी और वांग शियान सिर्फ विंग को देख रहे थे। वांग जी तो पहले से ही जेलस पर्सन था, पर अब वांग शियान भी उस लिस्ट में शामिल हो चुका था, क्योंकि सिर्फ बाप नहीं बेटा भी विंग पर अपना कॉपीराइट समझते थे, उसे अपनी प्रॉपर्टी समझते थे और उसकी हर चीज़ पर अपना हक रखते थे, भले ही उस पर उनका कोई हक हो या ना हो, या उसे उन दोनों पर कोई हक हो या ना हो। खैर, ऐसा ही वक्त बीत जाता है। ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था और विंग अपने घर जा चुका था। विंग अपने घर पहुंच चुका था। वही वांग जी आज विंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। पता नहीं क्यों, पर उसे विंग को देखकर आज टेंशन हो रही थी। इसीलिए वांग जी ने वांग शियान को अपनी कार में बिठाया और उससे पूछा कि क्या वो विंग के मेंशन का एड्रेस जानता है। एज ऑब्वियस वांग शियान का जवाब यस था, क्योंकि हर रोज़ विंग और वांग शियान उसी रोड से तो अप डाउन करते थे, तो वांग शियान को वो एड्रेस याद हो जाना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। वैसे भी वांग शियान वांग जी और विंग का बेटा था, इतनी इंटेलिजेंसी तो उसमें थी। इसीलिए उसने अपने फादर को डायरेक्शन बताना स्टार्ट किया और वांग जी ने ड्राइव करना स्टार्ट किया। करीबन आधे से 1 घंटे बाद वो फाइनली विंग के उस ह्यूज मेंशन के आगे खड़े थे। ऑलरेडी गार्ड्स को तो पता ही था कि वांग जी और वांग शियान कौन है, इसीलिए उन्होंने उन सबको गेट पर ही रोक दिया। मतलब वांग जी की कार को उन्होंने गेट पर ही रोक दिया। वांग जी ने उन गार्ड्स को बताया कि उसे वांग शियान का कुछ सामान लेना है। गार्ड्स ने नोट किया और उनमें से एक गार्ड विंग को इन्फॉर्म करने चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो गार्ड वापस आया और उसने कार को मेंशन के अंदर अलाउ कर दिया। वांग जी ने कार को मेंशन के अंदर एंटर किया और मेंशन के मेन डोर के सामने रोक दिया। वो दोनों भी कार से नीचे उतरे और वांग शियान और वांग जी ने उस घर के अंदर एंटर किया। अभी ऑलरेडी शाम का वक्त हो चुका था। विंग भी करीबन 1-1.5 घंटे पहले ही ऑफिस से घर आया था। वो थका हुआ था, इसलिए उसने करीबन आधे घंटे रेस्ट किया और बाद में वो सीधा अपने जिम एरिया में चला गया था। जब उसे पता चला कि वांग जी और वांग शियान आए हैं, वो सीधा जिम से बाहर आया, मतलब अपनी होम जिम से वो बाहर आया। वो ऑलरेडी स्वेटी हुआ था। उसने स्टेयर्स के ऊपर खड़े रहकर ही वांग शियान और वांग जी की तरफ देखा, जो अभी भी उन्हीं ड्रेसेस में थे जो उन्होंने ऑफिस में पहन रखी थी। विंग समझ चुका था कि ऑफिस से सीधा इधर ही आए हैं, फिर भी विंग को क्या फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि वांग जी ने कहा था कि उसे वांग शियान का सामान लेना है। विंग स्टेयर्स से नीचे उतर के आता है। ऑलरेडी विंग हद से ज्यादा स्वेटी था। उसने ब्लैक लोअर और ब्लैक सैंडो पहन के रखी थी। उसने जो लोअर पहना हुआ था वो भी शॉर्ट था, जिसमें से उसकी ऑलमोस्ट स्किन विजिबल थी। उसने अपने हेड पर एक हेडबैंड बांधा हुआ था, जो भी बिल्कुल ब्लैक कलर का था। उसके हाथ में अभी भी उसके जिम की बोतल थी, मतलब वाटर बोतल, और दूसरे हाथ में मोबाइल था। विंग सच में हद से ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मतलब सच में विंग की ब्यूटी का कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा सकता।
उसके बालों में से अभी भी हल्का हल्का पानी टपक रहा था। उसका पूरा फेस गीला था, साथ ही उसने जो क्लोथ्स पहन के रखे थे वो भी बॉडी गीली होने की वजह से उसकी बॉडी से पूरी तरीके से चिपक चुके थे और उसमें वो हद से ज़्यादा आई कैचिंग पीस लग रहा था। वांग जी का तो विंग को ऐसे देखकर गला सूख रहा था। इवन वो खुद विंग को ऐसे देखकर हॉट फील कर रहा था। विंग स्टेयर से नीचे उतर रहा था। उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल वही स्माइल थी। विंग ने उन दोनों की तरफ देखा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया और अपनी स्माइली फेस के साथ कहा, आप दोनों यहाँ पर। वांग जी विंग की ब्यूटी में इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसे ये तक ध्यान नहीं था कि सामने विंग उससे बात कर रहा है। जब विंग ने उसकी आंखों के सामने अपने हैंड को रेज किया तब जाकर वांग जी अपने होश में आया था। उसने विंग की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ क्या? विंग ने अपनी क्यूट स्माइल के साथ कहा, मैंने पूछा आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई काम था मुझसे? वांग जी ने अपनी सलाइवा को गल्फ किया और एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, वो असल में वांगशियान, उसकी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, तो मैं वही चीज़ें लेने आया हूँ। विंग ने जस्ट नोट किया और वांगशियान के रूम की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, वांगशियान का रूम उस तरफ है, आप जा सकते हैं। इतना बोलकर विंग उन दोनों की सामने से सीधा चला गया अपने रूम की तरफ, मतलब फिर से ऊपर की साइड। वांगशियान का रूम भी ऊपर था, इसीलिए वांगशियान और वांग जी विंग को फॉलो करने लगे। वांगशियान के रूम तक वांगशियान और वांग जी ने विंग को फॉलो किया और विंग का रूम वांगशियान के साइड वाला था, इसीलिए विंग आगे बढ़कर अपने रूम में चला गया। वही वांगशियान और वांग जी वांगशियान के रूम में आ गए। वांगशियान को वांग जी ने कहा, तुम्हें जो लेना है वो यहाँ से ले लो, बाकी चीज़ें हम शॉपिंग कर लेंगे। वांगशियान ने जस्ट अपने हेड को नोट किया और वो वहाँ की अपनी ज़रूरी चीज़ों को उठाने लगा। वही वांग जी वांगशियान की चीज़ों का तो बस एक बहाना था, उसे तो विंग को देखना था और विंग की हालत को समझना था, इसीलिए वो आज यहाँ आया था और वो यही करने के लिए सीधा वांगशियान के रूम से बाहर निकला और विंग के रूम की तरफ जाने लगा। करीबन 15 मिनट वो वांगशियान के रूम में था और बाद में वो विंग के रूम की तरफ गया था। उसने बिना नॉक किए ही विंग के रूम में एंटर किया। विंग का रूम क्योंकि उसने लॉक नहीं किया था, वो रूम आसानी से ओपन हो गया और वांग जी अंदर आ गया। वो विंग के रूम को देखने लगा। वही दूसरी तरफ विंग, जो पूरी तरीके से स्वेटी था, वो सीधा अपने रूम में आके बाथ लेने के लिए शावर में चला गया था। वांग जी विंग का रूम देख रहा था। उसे ऑलरेडी शावर की आवाज़ आ चुकी थी, इसीलिए वो अभी वही था, क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग शावर ले रहा है। करीबन 15 मिनट बीत चुके थे। वांग जी अभी भी विंग का रूम देख रहा था। स्ट्रेंजली वांग जी ने एक बात नोटिस की कि विंग के रूम में उसकी और वांगशियान की एक भी तस्वीर नहीं है। इवन विंग के रूम में उसकी खुद की भी एक भी तस्वीर नहीं है। हाँ, विंग का रूम बहुत क्लीन और मेंटेन था, पर फिर भी वांगशियान ने जैसे विंग के बारे में और उसकी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया था, उस हिसाब से ये रूम नहीं था, क्योंकि वांगशियान ने वांग जी को बातों बातों में बताया था कल रात को जब वो बेड पर थे तब, कि विंग की रूम में उसकी और वांगशियान की बहुत सारी तस्वीरें हैं और विंग वांगशियान से हद से ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी वांगशियान से जानना चाहता था विंग के बारे में, इसीलिए वो अपने बच्चे से अपने ओमेगा के बारे में पूछ रहा था और उसमें उसे बहुत सारी चीज़ें पता चली। पर जब आज सुबह से वो विंग को मिला है, वांगशियान की किसी भी बात से विंग का बिहेवियर मैच नहीं कर रहा था और ना ही अब उसका वो रूम वांगशियान की बातों से मैच कर रहा था। वांगशियान ने कहा था कि विंग का रूम बहुत ब्यूटीफुली वाइट कलर में डेकोरेटेड है, पर जब वांग जी यहाँ इस रूम में आ रहा है तो हर तरफ उसे बस ब्लैक और लाइट ग्रे और वाइट का कॉम्बिनेशन लग रहा है। इवन ये पूरा रूम बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा है। हाँ, ये बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है पर ब्लैक है। दूसरी बात, वांगशियान और वांग जी की, विंग की यहाँ एक भी तस्वीर नहीं है। तीसरी बात, विंग के रूम में बच्चों लाइक एक भी चीज़ नहीं है। मतलब वांगशियान ने जैसा उसे बताया था कि वांगशियान की बहुत सारी चीज़ें
विंग के ही रूम में है, पर विंग के रूम में वांगशियान की एक भी चीज नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट ये रूम भी वांग जी को वही वाइब्स दे रहा है जैसा विंग का ऑफिस देता है, वो डार्क ऑफिस। क्या एक ही रात में सच में विंग इतना चेंज हो गया है? खैर, वांग जी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे डोर के ओपन होने की साउंड आती है। वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है, उसकी आंखें लगभग बाहर आने के लिए रेडी थी। उसका मुंह खुल चुका था, गला सूख रहा था और उसे अपनी ही पैंट टाइट अप होते हुए महसूस हो रही थी। विंग ने सिर्फ एक बाथरो पहन के रखा था, जिसके डीप नेक में से उसकी वो ब्यूटीफुल मिल्की वाइट नेक विजिबल थी। उसके बाथरो की लेंथ शॉर्ट थी, इसीलिए उसकी नी के ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा और बाद में सारी लेग्स शो हो रही थी। ऊपर से वो गीला था तो उसके बालों में से पानी टपक रहा था और विंग अपने दूसरे हाथ में टॉवल लेकर अपने बालों को रब करते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। वांग जी ने आज तक विंग को कंप्लीट देखा ही नहीं था। हाँ, मतलब जब उनमें इंटीमेसी हुई थी तब वांग जी पूरी तरीके से नशे में था और उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। पर आज जब वो पूरे अपने होश में, भले ही विंग को फुल नहीं पर हाफ, लगभग मतलब हाफ नेकेड देख रहा है, सच में वो पूरी तरीके से अपनी ही जगह फ्रीज हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी, बिन पानी की मछली, और अब उसे मतलब उस मछली को अपना पानी चाहिए था। वो पानी था विंग, जो कभी भी उसे मिलने तो नहीं वाला था। खैर, दूसरी तरफ विंग ने जैसे ही बाहर निकला और वांग जी को अपने सामने देखा, वो खुद एक पल के लिए शॉक हो चुका था, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने एक्सप्रेशन टोटली चेंज कर दिए। उसने अपने फेस पर एक जेन्युइन स्माइल लाई और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लैन, आप यहाँ? बस ये वो मोमेंट था कि वांग जी अब मरने के लिए तैयार था। विंग की हालत देखकर ऑलरेडी इसकी हालत खराब थी, वही दूसरी तरफ जब उसने विंग की स्माइल देखी, माय गॉड, वांग जी सच में अपने दिल पर हाथ रख चुका था। विंग अपने हाथ में जो टॉवल था उसे साइड में रख देता है और वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है। वो वांग जी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी स्माइल के साथ कहता है, मिस्टर लैन, मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांगशियन का रूम तो साइड वाला है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और गल्फ करते हुए कहा, वो एक्चुअली वांगशियन ने मुझसे कहा था कि आपके रूम में भी उसकी कुछ चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली वही चीज़ें लेने आया था। विंग ने फिर से अपनी स्माइली फेस के साथ कहा, ओह, एक्चुअली मेरे रूम में वांगशियन की कोई चीज़ें नहीं हैं। उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने उसी के रूम में रखवा दी थी। आप जो चाहे वो लेके जा सकते हैं, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैं अपने गार्ड्स को कह देता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देंगे। इतना बोलकर विंग उस रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी वांग जी ने उसका हाथ रोक लिया और वो उसकी तरफ थोड़ा शॉकिंगली देखने लगा। विंग को जैसे ही ये एहसास हुआ, वो पलटा और वांग जी की तरफ देखने लगा। उसने एक क्वेश्चनिंग लुक वांग जी को दिया। तब वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, वो असल में मिस्टर वे, आप ऐसे, मतलब मेरा मतलब है आप प्लीज़ क्लोथ्स पहन लीजिए। विंग ने एक स्माइल की और वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लैन, क्या अब आप मुझे बताएंगे कि मेरे ही घर में मुझे कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है? डोंट वरी, वैसे मैं अपनी इज्जत और अपने आप को दोनों को भी संभालने में कैपेबल हूँ, सो मुझे नहीं लगता कि आपको मेरी हदें बताने की ज़रूरत है। इतना बोलकर विंग ने वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसने वांग जी की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, नाउ, अब जब आपको पता चल चुका है कि वांगशियन की सारी चीज़ें उसके रूम में हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे रूम में आपका कोई काम नहीं है, सो जस्ट गेट आउट। विंग की इतनी हार्श ट्यून सुनकर अचानक वांग जी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि अब तक विंग उससे बहुत स्वीटली बातें कर रहा था और जैसे ही वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा था और उससे ये बातें कही थी, विंग के फेशियल एक्सप्रेशन टोटली चेंज हो चुके थे और वो गुस्से में नजर आ रहा था। वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी,
विंग ने वांगजी की तरफ कन्फ्यूजिंगली देखा और कहा, सॉरी फॉर व्हाट? एक्चुअली मैंने तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था और ना ही गलत मतलब था। मैं तो बस वो तुम्हें जैसे ही ये बात वांगजी कंटिन्यू कर ही रहा था, उसे विंग की मॉकिंग ट्यून सुनाई दी। मैं हैरान हूँ मिस्टर लैन, ये जानकर कि अब आप सॉरी बोलना सीख चुके हैं। पर क्या आपको पता है कि हर गलती की सज़ा होती है और हर गलती की माफ़ी मांगने के लिए एक टाइम होता है। वो टाइम गुजर जाने के बाद चाहे आप कितनी भी माफ़िया मांग लो या कितनी भी सज़ा भुगत लो, ना वो गलती माफ़ होती है, ना वो गलती सुधारी जा सकती है। हम दोनों के बीच भी कुछ ऐसा ही है। इतना सुनना ही था कि वांगजी की एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस विंग को सुनाई देती है, जिससे विंग भी 2 पल के लिए सहम चुका था। तुम मेरे हो, ये बात कभी मत भूलना वी वुशियान। मिस्टर लैन और मिस्टर वे फॉर्मली ऑफिस में अच्छा लगता है, पर इन आवर हाउस तुम मुझे वांगजी और मैं तुम्हें विंग बुला सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे मुंह से ये मिस्टर लैन सुनते सुनते मैं पक चुका हूँ, तो क्यों ना तुम मुझे प्यार से बोलो वांगजी, या लानजान कैसा होगा, या फिर तुम्हारा सबसे फेवरेट वर्ड जिससे तुम मुझे पुकारा करते थे, लानर काका। यह सुनना था कि विंग की आईब्रोज सिकुड़ चुकी थी। वो वांगजी की तरफ देख रहा था और उसे एक कंफ्यूजिंग लुक दे रहा था। विंग ने वांगजी को तुरंत मॉकिंग स्माइल देते हुए कहा, मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें लान वांगजी कहूँ? नहीं सॉरी, वांगजी लैंसहैन या लानर गग। ये वर्ड्स तब वैलिड थे जब तुम मेरे थे और मैं भी तुम्हारा था। आज तुम मुझे अपना मानते ज़रूर हो, पर मैं तुम्हारा हूँ नहीं। तुम्हारे मानने में और मेरा तुम्हारा होने में बहुत फ़र्क है। हम दोनों की राहें अलग हैं। पहले हम 2 होकर भी एक थे, आज हम ना 2 है ना 1 है। आज तुम अलग हो, मैं अलग हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारा हूँ या तुम्हारा हो सकता हूँ। जैसे ही विंग ने ये कहा था, अचानक उसने कुछ फील किया जिससे विंग टोटली शॉक हो चुका था और वो वांगजी की तरफ देख रहा था अपनी बड़ी बड़ी आईज से। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.